नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। गर्मी की छुट्टियों के बाद छात्र अपने स्कूलों में लौटेंगे। छात्रों के स्कूल पहुंचने पर उन्हें नई किताबें मिल सके, इसकी तैयारी शिक्षा विभाग जोरों पर कर रहा है। छात्रों को और इंतजार ना करना पड़े, इसके सख्त निर्देश किताब प्रकाशित करने वालों को दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध करवा रही है। स्मार्ट क्लासरूम से लेकर आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना सरकार की नीति का हिस्सा है, जिसको सार्थक करते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों छात्रों को टैबलेट पर पढ़ाई की सुविधा दी है। डिजिटल सुविधा का मौका फिलहाल 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही मिला है। बाकी छात्र अभी भी पुस्तकों के जरिए ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी हरियाणा सरकार ने खुद उठाई है। पहली से 8वीं तक के छात्रों को सरकार की तरफ से मुफ्त किताबों की सुविधा मिलती है और छात्रों को हर साल पास होने पर सरकार की तरफ से नई कक्षा की पुस्तकें दी जाती है। छात्रों को समय पर किताबें मिल सके, इसके लिए अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। हरियाणा में पहली से 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें देने को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और किताब के पब्लिशर्स की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिशज सिंह ने किताबों की प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग पिछले कुछ वर्षों से नवाचार भी कर रहा है, जैसे टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, विभिन्न प्रकार के दूसरे मुद्दे हैं। तो उसमें हमारे विभाग के निदेशक महोदय डॉक्टर अंशज जी गणेशन जी और हमारे विभाग के आला अधिकारी एसीएस साहब डॉक्टर महावीर जी, उनका भरपूर योगदान है। उनके साथ साथ हमारे स्टेट के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री कंवरपाल गुर्जर जी, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं और खुद उपस्थित होते हैं। और इसमें संपूर्ण दायित्व जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जो शिक्षा विभाग के हर एक प्रोग्राम में आते हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं और बड़ी सूझबूझ से इस विभाग के सारे कार्यक्रमों को लागू करते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि स्कूल खुलते ही हर बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में बदलाव के चलते बच्चों को बेसब्री से किताबों का इंतजार है। वहीं पब्लिशर्स ने 7 जुलाई तक सभी बच्चों को किताबें देने का भरोसा दिलाया। सरकार पहले की तरह इस साल भी पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त वितरित करती है। और इस बार ये है कि विद्यालय जब खुलेंगे 1 तारीख से, तो सरकार ने ये वायदा किया है विभाग ने कि 7 तारीख से कोशिश करेंगे कि 7 तारीख से सभी बच्चों के पास सभी पाठ्य पुस्तकें पहली से 8वीं कक्षा वाले बच्चों को मिल जाए। लेकिन फिर भी बच्चों का चाव रहता है कि नई पाठ्य पुस्तक आए, नई पाठ्य पुस्तक पर वो कवर चढ़ाएं। एक अच्छी नई पुस्तक से बच्चा पढ़ने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा प्रयास है कि जो ही विद्यालय खुलेंगे तो प्रथम सप्ताह में ही उन बच्चों के पास नई पाठ्य पुस्तकें होंगी। और जब नई पाठ्य पुस्तकें होंगी तो बच्चे भी मन लगा करके पढ़ेंगे और अध्यापक भी उसको अच्छी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो नए शैक्षणिक स्तर में इसका एक अच्छा परिणाम हमारे सामने आएगा और एक अच्छी उपलब्धि सभी पूरे के पूरे हरियाणा राज्य के लिए ये होगी। फिलहाल जिला कार्यालय स्तर पर अधिकतर कक्षाओं की पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, जबकि कुछ की प्रिंटिंग प्रक्रिया जारी है। विभाग की कोशिश ये है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही सभी बच्चों को किताबें मिल जाएं। जल्दी हम उपलब्ध करा देंगे। कुछ पुस्तकें छप के मिल भी चुकी हैं, विद्यार्थियों को हमने दे भी दी है। जो FL में कहा वो तो छप चुकी है, दे भी दी है विद्यार्थियों को। जो और पुस्तकें हैं वो जल्दी हम अगले महीने में उपलब्ध करा देंगे। उनका जो प्रूफ रीडिंग है, सारा कुछ है, वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया और जल्दी उपलब्ध करा देंगे अगले मास में। कक्षा 4 से 8 की पुस्तकों के लिए प्रिंटिंग का कार्य शुरू हो गया है। पुस्तकें छपने के लिए प्रूफ रीडिंग होती है, वो कार्य कंप्लीट कर लिया गया। नेक्स्ट वीक में हम सभी पुस्तक छापने वाले वेंडर को बुला रहे हैं, उनसे मीटिंग करके ये निर्णय लिया जाएगा कि जैसे जैसे पुस्तकें तैयार हो जाएंगी वैसे वैसे डिलीवरी शुरू कर देंगे। हरियाणा
हरियाणा सरकार द्वारा कक्षा दर कक्षा विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में सुधार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को दी जा सके। एक शॉर्ट पीरियड ही ज्यादातर इतिहास का दिखाया जाता था, तो हमने उसको वैदिक काल से लेके और जो अब तक का इतिहास है उसका हमने प्रयास किया है कि वो सारा का सारे की जानकारी बच्चों को दी जाए। शिक्षा मंत्री की माने तो अब से पहले बच्चों को सन 1947 तक तो बहुत सारी स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं पढ़ाई जाती थी, मगर उसके बाद कुछ नहीं बताया गया था, जिसे अब उनकी सरकार ने इतिहास में जोड़ा है। 6वीं से 10वीं तक की इतिहास की किताबों के सिलेबस में बदलाव। 6 मई को लॉन्च की गई थी नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें। ऐतिहासिक घटनाओं में हरियाणा के योगदान को प्रमुखता दी गई। पाठ्यक्रम में प्रदेश के महापुरुषों की संख्या बढ़ाई। छात्रों को स्थानीय राजाओं का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि महापुरुषों ने कठिन यातनाएं सहकर भी साहित्य रचा, प्रेरणा दी। निश्चित तौर पर छात्रों को उन्हें पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में भी ऐसे बहुत महान क्रांतिकारी हुए हैं जिनके बलिदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतिहास की पुस्तकें कक्षा 6 से 12 तक तैयार की गई हैं। इनमें इतिहास को सुयोजित तरीके से कक्षावार डाला गया है। कक्षा 6 से 10 तक इसी वर्ष लागू कर देंगे और कक्षा 11 से 12वीं अगले वर्ष हम लागू करेंगे। भूगोल और राजनीतिक शास्त्र में कोई बदलाव नहीं किया गया, केवल इतिहास की पुस्तकों में ही बदलाव किया गया है। छात्रों तक नए पाठ्यक्रम को समय पर पहुंचाने के लिए अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया और तय समय पर छात्रों को पुस्तकें दिलवाने के लिए प्रकाशन के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। छात्रों के बीच भी नई किताबों के लिए उत्साह बना हुआ है। गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही छात्रों को नई किताबों से पढ़ने का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार ने एक नई शुरुआत की है जिसमें बिना विधानसभा सत्र के भी विधायक सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधायक 1 महीने में 3 सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने बिना विधानसभा सत्र के भी विधायकों द्वारा सरकार से सवाल पूछने की परंपरा शुरू की है। आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी विधायक 1 महीने में 3 सवाल सरकार से पूछ सकता है। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए उन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा और सरकार से मिलने वाले जवाब की जानकारी विधायक को दी जाएगी। विधानसभा सत्र में नई शुरुआत। बिना सत्र के सवाल पूछने का सिलसिला शुरू। 8 विधायकों ने सरकार से पूछे सवाल। 20 सवालों के मांगे जवाब। अकेले भाजपा विधायक ने पूछे सवाल। 7 कांग्रेस विधायकों ने पूछे सवाल। कांग्रेस के 7 विधायकों ने मुख्यमंत्री द्वारा उनके हलकों में की गई घोषणाओं के अलावा दूसरे प्रोजेक्ट और राज्य सरकार की विभिन्न वर्गों से जुड़ी योजनाओं को लेकर जवाब तलब किया है। अटेली के बीजेपी विधायक सीताराम यादव ने अलग अलग मुद्दों और विभागों से जुड़े 3 सवाल विधानसभा सचिवालय भेजे। मुलाना के विधायक वरुण चौधरी, गोहाना से विधायक जगबीर सिंह मलिक, रोहतक से विधायक बीबी बत्रा और एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने 3 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद और मामन खान ने 2 तथा सफीदों से विधायक सुभाष गंगोली ने 1 सवाल पूछा। विधानसभा स्पीकर ने इन सवालों को स्टडी करने के बाद इन्हें सरकार के पास भेज दिया। अब ये सवाल संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के पास जाएंगे। विभाग जवाब तैयार कर स्पीकर के पास भेजेंगे। स्पीकर जवाबों को विधायकों को भेजेंगे। असंतुष्ट विधायक स्पीकर को लिख सकेंगे पत्र। संबंधित अधिकारियों की लग सकती है क्लास। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि ये योजना इसलिए शुरू की है ताकि विधायकों को ये शिकायत न रहे कि विभागों के अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते। अब वे लिखित में सवाल पूछ सकते हैं। उन्हें तथ्यों के साथ जवाब दिए जाएंगे। इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
हरियाणा कृषि विभाग ने कनाडा के प्रतिनिधि मंडल से बागवानी, डेयरी और मत्स्य पालन को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में हरियाणा और कनाडा के बीच पशुपालन और कृषि से जुड़े व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के कृषि वर्ग को व्यापार जगत से जोड़ना कृषि विभाग की प्राथमिकता है। हरियाणा में किसानों की आय को दुगना करने के प्रयास में जुटी हरियाणा सरकार ने समय समय पर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। फिर वो चाहे ज्यादा मुनाफा देने वाली बागवानी फसलों के लिए प्रेरित करना हो या फिर देसी उत्पादों से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए हर हिट स्टोर्स को खोलना। किसान किस तरह व्यापार जगत का हिस्सा बनकर अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हरियाणा सरकार पर्याप्त संरचनाएं, संसाधन उपलब्ध करा रही है। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा कृषि विभाग ने कनाडा के बागवानी विश्वविद्यालय के साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हरियाणा के साथ व्यापार और विकास की कई संभावनाओं को देखते हुए विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं। कैनेडियन दूतावास के कॉन्सल जनरल पैट्रिक हैबर्ट ने कहा कि कनाडा में बागवानी को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हैबर्ट ने कहा कि हम हरियाणा राज्य के साथ अपने व्यापार संबंधों का अधिक विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान और MOU पर हस्ताक्षर करना और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। कृषि मंत्री ने बताया कि विदेशी सहयोग विभाग के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे हरियाणा और कनाडा एक दूसरे का सहयोग कर पाएं। इसके तहत ही विदेश अनाज भंडारण की तकनीक हरियाणा राज्य के लिए रुचि का क्षेत्र हो सकता है। बैठक में कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा मधुमक्खी पालन और आलू की खेती में नई नई तकनीक पर काम कर रही है। हरियाणा पहले से ही इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसी तरह कनाडा के साथ मिलकर कृषि बागवानी की नई तकनीक पर भी कार्य किया जाएगा। हरियाणा राज्य देश के सबसे अधिक अनाज देने वाले पहले 3 राज्यों में शामिल है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश आधुनिक तकनीकों के साथ कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने का काम कर रहा है, जिसका आर्थिक फायदा प्रदेश के किसानों को मिलेगा और देश भर की खाद्य आपूर्ति की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। अब तो हरियाणा सरकार एक्सपर्ट और विदेशी बागवानी तकनीक पर भी बड़े काम करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए लोगों की मुश्किलों को हल करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सीएम आवास पहुंचे आम लोगों की शिकायतों को मुख्यमंत्री ने सुना और उसका समाधान किया। आंखों में आग, मुंह पर मुस्कान और हाथों में परेशानी लिए लोग चंडीगढ़ स्थित सीएम मनोहर लाल के निवास स्थान संत कबीर कुटीर पहुंचे। बुधवार को सीएम आवास पर जनता दरबार लगा था, जहां लोग अपनी परेशानियां लिए सीएम के सामने पहुंचे। बड़े ही सहजता के साथ सीएम मनोहर लाल ने भी उनकी समस्याएं सुनी और न केवल सीएम ने समस्याएं सुनी, बल्कि उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी दिए। वहीं कुछ फरियादी ऐसे भी थे जिनकी समस्या का उसी वक्त निवारण कर दिया गया। समस्या के निवारण के बाद फरियादों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सीएम मनोहर लाल को नम आंखों से शुक्रिया अदा किया। जनता दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर हजारों की संख्या में फरियादी पहुंचे थे। इनमें घुमंतू जनजाति कल्याण मंच के सदस्य जसमेर सिंह बंजारा ने बताया है कि वह अपने समाज के लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर घुमंतू जाति से जुड़ी अलग अलग मांग लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इत्मीनान से उन्हें सुना और विश्वास दिलाया कि समाज के अंतिम और वंचित का उत्थान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकार हर व्यक्ति का डाटा एकत्रित कर रही है। पात्र व्यक्ति को स्वयं उनसे जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हम बाखड़ा विस्थापित हैं। बाखड़ा डैम 1956 से हमारे को यहाँ हरियाणा में बसाया गया था, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हिसार और सरसा में। सो हमारी अलग अलग डिमांडें थी। मेन डिमांड थी कब्जे के लिए।
सो सीएम साहब ने उसका आश्वासन दिया है, वो हो जाएगा। और हमारी जो बात हुई है सीएम साहब से बहुत अच्छे ढंग से हुई है। धन्यवाद है जी, सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता दरबार में पहुंचे अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के योगी दयानंद ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष मांग रखी है कि गुरु गोरखनाथ जी की जयंती मनाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अस्थल बोहर मठ के बाबा बालकनाथ के साथ बैठकर नाथ समाज के लोग गुरु गोरखनाथ जी की जयंती का दिन तय करें। तारीख तय हो जाने पर हरियाणा सरकार गुरु गोरखनाथ की जयंती मनाएगी। योगी दयानंद ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद और आभार जताया। मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री आवास पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें हमने एक डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री साहब के सामने, गुरु गोरखनाथ प्रकट दिवस मनाने के लिए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है ना आने के लिए बोला है और बाबा बालकनाथ जी से और योगी जी से संपर्क करने के बाद इसके लिए हम दिन निश्चित कर देंगे और उसमें पूरे समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि सभी समाजों से सभी के मतलब धर्म गुरुओं का मुख्यमंत्री जी संचालन कर रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने आने के लिए समाज में पहुंचने के लिए प्रकट दिवस मनाने के लिए हमारे को आश्वासन दिया है और तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए बोला है। जनता दरबार की तस्वीरें किसी का भी दिल छू लेने वाली थी, क्योंकि संत कबीर कुटीर में लगे जनता दरबार में एक एक कर लोग अपनी परेशानी सीएम के सामने रख रहे थे। मन में समस्या के समाधान की आस भी उनकी आंखों से साफ दिख रही थी और जैसे ही उन्होंने अपनी समस्या सीएम के सामने रखी, सीएम ने भी मुस्कुराकर कुछ की समस्या का निवारण वही कर दिया तो कुछ को जल्द समस्या का हल करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर लौट गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की शिकायत पर संज्ञान लिया और ऑनलाइन सुविधाओं में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए, इसके लिए सीएम आवास में नागरिक सेवा केंद्र बनाने के निर्देश दिए। अंत्योदय के पथ पर चलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकारी सुविधाओं को हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने की पहल की है, लेकिन लोगों की शिकायत है कि कई बार पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने में समस्या आती है। ये शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता दरबार के दौरान कुछ लोगों से मिली। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को सीएम निवास स्थान कबीर कुटीर में नागरिक सेवा केंद्र खोलने के निर्देश दिए, जहां आकर लोग संबंधित विभाग के पोर्टल पर अपने आवेदन अपलोड करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक कर्मचारी की ड्यूटी इसी कार्य के लिए लगाई जाएगी जो शिकायतकर्ता के सामने उसका आवेदन अपलोड करेगा। अच्छी पहल है। वहाँ पर जैसे कि बताया कि वहाँ कर्मचारी हमेशा उपलब्ध रहेगा ताकि लोग जो समस्या लेके जाते हैं वो अपलोड करेंगे। वो ट्रेंड अधिक कर्मचारी होगा, संभवतः लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी जब से शुरू हुई है तब से काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है। कार्यालय जाकर दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय में इस तरह की योजना शुरू की गई तो संभवतः जरूर लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो कर्मचारी मौजूद रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो एक लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड होगा। लोगों को तकनीकी जानकारी नहीं होती है और वो यही परेशान रहते हैं कि कैसे इसको अपलोड करें, उनको तरीका नहीं पता होता है। तो वहाँ कर्मचारी मौजूद रहेगा तो लोगों को फायदा मिलेगा और इस तरह की सुविधा शुरुआत करने की अच्छी पहल है। साथ ही उन्होंने जो CSC सेंटर खोला है और जो पूरे हरियाणा में इस चीज़ को नज़र रखेगा कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, लोग परेशान तो नहीं हो रहे
जगह जगह पर पहले कई बार डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है, लोगों को परेशान होना पड़ता था, उस चीज़ को भी चेक करेगा। एक अधिकारी वहाँ पर डिप्यूट किया गया है जो इस चीज़ के ऊपर पूरा नजर रखेगा। वाकई ये मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है। लोगों की शिकायत को दूर करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शिकायत आपकी, समाधान हमारा की धारणा पर काम करते हुए हमने ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज की प्रवृत्ति को बदला है। प्रदेश में अब लगभग 500 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। लोग घर बैठकर या फिर पास के CSC केंद्र में जाकर सरकार की ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी पहल है, जो यहाँ कार्रवाई ना हो, मुख्यमंत्री से सीधे जाओ और अपनी जो सूचना उन्हें दो और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसी इससे बढ़िया सूचना कहाँ मिलेगी? और ऐसा मुख्यमंत्री का बार बार मिले, 100 बार हो। बहुत बड़ी मानते हैं इस बारे में, बड़ी खुशी मना रहे हैं इस बारे में। बड़े धक्का खाने पड़ते थे और मुख्यमंत्री ने बढ़िया पहल निकाली है। हमारा बहुत काम होगा इसमें। हमारी सुनाई कम होती नहीं थी, धक्का खाते दौड़ते थे, तो ये बहुत बढ़िया, इसको बहुत तारीफ करते हैं जी आपको। यही बताना चाहेंगे भाई, मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है अपने निवास स्थान के ऊपर, जो उनकी कबीर कुटीर है उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया भी CSC सेंटर जो है खोला जाएगा। और अंत्योदय के पद पर चलते हुए जो उन्होंने ये पहली पहल की है ये बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है ये है भाई, उनकी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई है जो वहाँ पर हर समय प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें लोगों को दिक्कत आती है भाई, कई बार कई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कई साइट निकलती है और उसके लिए कई लोगों को कई बार चक्कर मारने पड़ते हैं। बुजुर्ग और माताएं लोग बहुत परेशान होती है, बहनें बहुत परेशान होती है, तो उसके लिए उनकी जिम्मेवारी लगाई गई अधिकारी की, जिसके अंदर वो वहाँ पर मौजूद रहकर जो है संबंधित जो भी पोर्टल है उसके संबंधित जल्दी से जल्दी शिकायत दर्ज करेंगे और उसका समाधान जल्द से जल्द करवाएंगे। ये जो पहल मुख्यमंत्री जी ने की है इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है और लोगों को परेशानी नहीं होगी। और जो साइटें देखते हैं हम, कई बार जिस चीज के लिए हमारे को 10-10 बार रोज चक्कर मारना पड़ता है, 10-10 दिन लग जाते हैं। और जैसे कि आप देखो, अब कई बार फैमिली ID कार्ड बनवाने के लिए लोगों को कई बार जो है 5-5, 6-6 दिन जो है इंतजार करना पड़ता है, साइट स्लो रहती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र के महत्व को समझाते हुए कहा कि जल्द ही परिवार पहचान पत्र के आधार पर ऑनलाइन सेवाएं और सुचारू ढंग से लोगों को उपलब्ध होंगी। प्रदेश भर में 15 जून से धान की फसल की रोपाई शुरू हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों से आह्वान किया है कि कम समय में पककर तैयार होने वाली फसलों का किसान चुनाव करें। आपको बता दें कि पानी की बढ़ती समस्या को लेकर प्रदेश सरकार मेरा पानी मेरी विरासत को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा की कृषि भूमि विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। हरियाणा के किसान रबी और खरीफ के सीजन में ऐसी कई फसलें उगाते हैं जिसकी पहुंच देश के अलग अलग हिस्सों में होती है। प्रदेश में इस समय धान की खेती का सीजन चल रहा है और किसानों ने 15 जून से धान की रोपाई शुरू कर दी है। धान की खेती के लिए भूमि की गुणवत्ता के साथ पानी की ज्यादा खपत को लेकर हरियाणा सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है। सरकार ने किसानों को धान के बजाय दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रोत्साहन दे रही है। एक बार फिर धान के सीजन में कृषि मंत्री ने किसानों से धान की बिजाई न करने का आह्वान किया है। और वैसे हमने मेरा पानी मेरा विरासत के स्कीम बनाई है कि जो किसान धान को छोड़ करके दूसरी फसल लगाएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव का हम देंगे। और इस स्कीम का लाख के आसपास एकड़ में पिछले साल भी फायदा लोगों ने उठाया है। और हमारे स्कीम में यहाँ तक है कि धान ना बोएं, खाली भी छोड़े तो उसको भी हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ के देंगे। और जो लोग दूसरी विधि से धान लगाते हैं, DSR विधि से डायरेक्ट सीडिंग बीज से धान लगाते हैं, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देते हैं। और दूसरी फसल लगाने पर प्रति एकड़ 7,000 की प्रोत्साहन राशि, खेत को खाली छोड़ने पर भी प्रति एकड़ 7,000 का इंसेंटिव मिलेगा। धान की सीधी बिजाई पर 4,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वैकल्पिक फसल उगाने पर ड्रिप सिंचाई के लिए 85 का अनुदान। मक्का, बाजरा, दाल उगाने पर MPS पर सरकारी खरीद की गारंटी।
सरकार की जागरूकता का असर हरियाणा के किसानों पर हुआ और प्रदेश के 74,133 किसान धान की खेती को छोड़ फसल विविधीकरण के साथ जुड़ गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक किसानों ने मक्का, कपास, बाजरा, दाल और मूंगफली के अलावा सूरजमुखी के फूलों की खेती करना शुरू कर दिया है। दूसरी फसलों की खेती करने पर प्रदेश सरकार ने किसानों को करीब 76 करोड़ रुपए सहायता राशि के तौर पर मुहैया कराई है। और इस स्कीम के तहत जो किसान इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं उनको अपनी फसल की रजिस्ट्रेशन करा के फिर जो टीम तैयार होगी कृषि विभाग की, रेवेन्यू की पटवारी की तरफ से और खुद किसान की, इनकी टीम के द्वारा उनके खेत का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद किसान के खेत में प्रोत्साहन राशि डाल, जैसा कि सरकार ने सोनीपत जिले में 6000 एकड़ का टारगेट दिया है और अब तक 530 किसानों ने अपना पंजीकरण इस स्कीम के तहत करवा लिया है। सर, स्कीम कितनी कारगर हो रही है? स्कीम के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान है। जिनके पास पानी की कमी है या धान की फसल को छोड़ना चाहते हैं वो इन फसलों का या इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं। साल 2020 में हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी, जिसके बाद से अब हरियाणा के वो ब्लॉक जहां पानी की गहराई 40 मीटर से भी अधिक है, वहां ज्यादातर किसानों ने धान की बिजाई, दूसरी फसलों की खेती बाड़ी शुरू कर दी है। कृषि विभाग भूजल स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए फसल विविधीकरण का विभाग जोर दे रहा है। मेरा पानी मेरी विरासत हरियाणा सरकार की कृषि विभाग की अहम योजना है। इसके तहत जो किसान धान की खेती करते आ रहे थे उनके लिए धान की खेती को छोड़ के दूसरी फसलें जो उगा रहे हैं, जैसे कि धान को छोड़ के मक्का है, कपास है, ज्वार है, तिलहन फसलें हैं, दलहन फसलें हैं और यहाँ तक कि अगर कोई किसान अपने खेत को खाली छोड़ेगा उसको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से किसानों को अपनी फसल बदलने के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 7,000 रुपए की स्कीम। कृषि विभाग दक्षिण हरियाणा के जिले में किसानों को दालों और तिलहनों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और दक्षिण हरियाणा के जो किसान हैं जो दालों की खेती करें, मूंगफली की खेती करें, उनको भी हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ का इंसेंटिव देने की हमारी सरकार विभाग की योजना है। और इन सारी चीज़ों का मकसद यही है कि फसलों का विविधीकरण करें। जो हरियाणा में जल की उपलब्धता कम है उसको कैसे बचाएं। और माइक्रो इरिगेशन में हमने 85% सब्सिडी दी है, वो इसीलिए दी है कि कम पानी में ज़्यादा फसलें हों, ज़्यादा खेती हो, क्योंकि पानी का उपलब्धता हरियाणा में बहुत कम है। धान एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा पानी सोखती है। प्रदेश के ऐसे इलाके जहां पानी की गहराई बहुत नीचे पहुंच चुकी है, वहां भी लोग धान की बिजाई करते हैं। ऐसे में किसानों को नई तकनीक से धान की बिजाई के लिए प्रमोट किया जा रहा है। लगातार धान में गेहूं की खेती करने पर मिट्टी भी थक जाती है और उसकी उर्वरता प्रभावित होने लगती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए फसल विविधीकरण जरूरी हो जाता है। किसानों को किसी तरह का खामियाजा न उठाना पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों से जोड़ रही है। साथ ही नई तकनीक से खेती के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है। हरियाणा का किसान खुशहाल हो और प्रदेश में संसाधनों की आपूर्ति बने रहे, दोनों बातों का ख्याल रखते हुए हरियाणा सरकार किसानों को धान की बजाय फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।